तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, सरफेस केमिस्ट्री। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है एडजॉर्प्शन, जो सेकंड पार्ट होगा वो है कैटालिसिस, और जो थर्ड पार्ट है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं और ये है एडजॉर्प्शन। ओके। तो देखो बच्चों, एडजॉर्प्शन को पहले डिफाइन करें कि ये होता क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, एडजॉर्प्शन मींस द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीजेस at the surface rather than bulk of solid or liquid is termed as adsorption। समझ गए बच्चों कि किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड की सरफेस पर, ठीक है, किसी दूसरी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का आके इकट्ठा हो जाना, उसका अक्यूमुलेशन मींस वो आके इकट्ठा हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोला गया है एडजॉर्प्शन। समझ गए ना कि अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड मींस उसके बल्की पार्ट्स के रिस्पेक्ट में उसकी सरफेस में ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। इसमें एक टर्म आएगा एडजॉर्वेट और एक है एडजॉर्वेंट। तो देखो, एडजॉर्वेट मींस द मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच अक्यूमुलेट एट द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड एडजॉर्वेट। समझ गए ना कि कोई भी ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो सरफेस पर आके इकट्ठी हो रही है, अक्यूमुलेट हो रही है, उसे बोला जाता है क्या बच्चों, एडजॉर्वेट। और एक होगा एडजॉर्वेंट, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एडजॉर्वेंट। कि ऐसा सॉलिड जिसकी या लिक्विड जिसकी सरफेस पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, मींस एडजॉर्वेट आके एडजॉर्ब हो जाता है। ये है कि सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एडजॉर्वेंट। समझ गए ना कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, अगर उसकी सरफेस पर कोई दूसरी मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके अक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो ऐसे सॉलिड या लिक्विड को बोला जाएगा एडजॉर्वेंट। जैसे देखो, चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, क्ले है, कोलाइडल मटेरियल है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल्स हैं, ये एक अच्छे क्या होते हैं बच्चों, एडजॉर्वेंट। समझ गए ना कि चारकोल ले लें, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, क्ले है, बहुत सारे कोलाइडल मेटल्स हैं अपनी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, तो ये सब जो होते हैं बहुत ही अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। मींस इनकी सरफेस पर कोई भी गैस आके, लिक्विड आके क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। जैसे हम ये कहें कि ये है एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस में ये फ्री वैलेंसीज हैं, ओके, कोई सॉलिड हो या लिक्विड है, और ये है एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीसीजेस। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, फिर एडजॉर्प्शन हुआ। तो एडजॉर्प्शन में आप देख रहे हैं कि जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, मींस ये सॉलिड की सरफेस या लिक्विड की जो भी है, इसे हम बोलेंगे क्या, एडजॉर्बेंट। ये स्पीसीज किस तरह से अक्यूमुलेट हो गई, किसी ना किसी फोर्स के थ्रू, ये फ्री वैलेंसीज हैं, इनको पकड़ के इनको बांध लेते हैं, और ये है एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। और इस प्रोसेस में कुछ हीट रिलीज होती है, उस हीट को बोलते हैं हम क्या, एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस, देन बल्क पार्ट, तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन। जो मॉलिक्यूल आके सरफेस पर ऐड हो रहा है वो है एडजॉर्बेट, जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन चल रहा है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ओके। चारकोल हो गए, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, क्ले है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। और ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ये है एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर ये फ्री वैलेंसीज हैं, यहाँ पर आया एडजॉर्बेट, और इस तरह से ये यहाँ इकट्ठा हो गया और ये कंप्लीट हो गया एडजॉर्प्शन, और इसमें ये हीट रिलीज हो गई जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। ओके। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे पहला कि द प्रेशर ऑफ गैस लाइक O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया, SO2 डिक्रीजेस
if taken in closed container containing powdered charcoal due to adsorption of gases। समझ गए ना कि एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर मान लो इन गैसेस को भर दिया जाए और उसमें चारकोल रख दिया जाए, एक्टिवेटेड चारकोल, तो इन गैसेस के प्रेशर डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसका रीज़न यही है कि ये गैसेस जो होती हैं वो चारकोल की सरफेस पर क्या हो जाती हैं बच्चों, एडजॉर्ब हो जाती हैं। दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल द एयर बिकम्स ड्राई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, इन द प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डेयर, क्या लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल द एयर बिकम्स ड्राई बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। कि अगर आप देखें सिलिका जेल को रख दें एयर में तो वहाँ की सारी मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है और वहाँ की एयर ड्राई हो जाती है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, एडजॉर्प्शन का। ठीक इसी तरह से थर्ड है कि व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाइज लाइक एज मिथाइलिन ब्लू बिकम्स कलरलेस ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ डाई पार्टिकल्स। समझ गए ना कि अगर हम एक डाई लें और उस डाई में क्या डाल दें, थोड़ा सा एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, तो ये जो डाई है उसके पार्टिकल्स जो हैं चारकोल में एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण पूरा डाई कलरलेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि केवल सॉल्वेंट बचेगा, डाई पार्टिकल्स तो एडजॉर्ब हो गए। तो इस तरह से एनिमल चारकोल इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाइज लाइक एज मिथाइलिन ब्लू बिकम्स कलरलेस, और इसका रीजन है एडजॉर्प्शन। ठीक इसी तरह से डीकलराइजेशन ऑफ रॉ शुगर सॉल्यूशन बाय एनिमल चारकोल ड्यू टू एडजॉर्प्शन। तो ये सब एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरह से जैसे हम ब्लैक बोर्ड में चौक के थ्रू लिखते हैं तो वो भी एक एडजॉर्प्शन फिनोमिना को शो करता है। किसी टेबल की सरफेस में या किसी मेटल की या किसी भी सरफेस में आके डस्ट बैठ जाए तो वो भी क्या है, एडजॉर्प्शन। ऑयल पेंटिंग है या पेंटिंग है सरफेस पे करना, ये भी सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन। तो ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम एडजॉर्प्शन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आता है एक टर्म और आता है एब्जॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन केवल सरफेस पे चलने वाली फिनोमिना है। मींस अगर वो बल्क फेस में कुछ पार्टिकल जाएंगे लेकिन उसकी सरफेस वाले पार्ट में जो सरफेस है वहाँ पार्टिकल ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो वो एडजॉर्प्शन है। अब आता है कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो देखो ये है फिनोमिना इन विच सब्सटेंस मींस जो भी एडजॉर्बेट है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। बात समझ गए कि जब किसी सॉलिड में कोई दूसरा सब्सटेंस आता है और उसके पार्टिकल्स पूरे सॉलिड की सरफेस के साथ साथ उसके बल्क पार्ट में भी कंप्लीटली क्या हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्या बच्चों, एब्जॉर्प्शन। समझ गए ना कि फिनोमिना इन विच सब्सटेंस जो सब एडजॉर्बेट है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, कि कोई भी सॉलिड के अंदर तक कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो और यूनिफॉर्मली एक सी, तो हम उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। देखो जैसे एक चौक स्टिक ली जाए है ना और एक कलर्ड या इंक में रख दें तो क्या होगा कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं, कलर्ड पार्टिकल्स, वो तो केवल सरफेस में रह जाएंगे क्योंकि इनका केवल एडजॉर्प्शन होगा। लेकिन जो इंक का सॉल्वेंट है वो आप देखोगे कि चौक के अंदर तक कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मींस वो उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से सॉल्वेंट तो चौक के अंदर एब्जॉर्ब्ड हो गया, लेकिन जो कलर्ड पिंक पार्टी जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो केवल सरफेस में रह गए। तो यहाँ सरफेस में जो दिख रहा है पार्टिकल एडजॉर्ब दिख रहे हैं, जबकि जो इंटरनल पार्ट है चौक का यहाँ पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब हो गए। मींस यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क पार्ट में और सरफेस पार्ट में क्या चला, एडजॉर्प्शन। इस तरह से एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को अच्छी तरह समझना है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल इन बल्क पार्ट ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ओनली अक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस, तो वो क्या है, एडजॉर्प्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आता है सॉर्प्शन। तो देखो सॉर्प्शन वो है जिसमें पार्टिकल एडजॉर्ब भी हो जाए एक ही मैटर की, मतलब सेम सब्सटेंस के पार्टिकल एडजॉर्ब भी हों और अब्जॉर्ब भी हो जाएं, तो इसे बोला जाता है सॉर्प्शन। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली
इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। जैसे ये है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत ज़्यादा पोरस है, ये है गैस, तो ये गैस सरफेस में भी इकट्ठी हो रही है और उसके इंटरनल पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इस तरह का जब जो प्रोसेस चलता है जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ चले, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो वो कहलाता है बच्चों क्या, सॉर्प्शन। समझ गए ना? तो इस तरह से आप देख रहे हैं गैस जो है एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, तो ये क्या हो गए और सरफेस में भी दिख रही है, तो ये है सॉर्प्शन। अब आता है कि एब्जॉर्प्शन में और इस सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो उसमें आपने देखा कि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें एक दूसरा मटेरियल अंदर जा रहा है और कोई दूसरा या एक सरफेस में अलग जो है मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, जबकि इसमें एक ही सब्सटेंस सरफेस में भी है और उसके इंटरनल पार्ट में भी है। ओके, तो ये है सॉर्प्शन। फिर हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो बच्चों, एडजॉर्प्शन जो चलता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस में, तो वो दो एक्शन शो करता है। पहला ये होता है कि जो भी सॉलिड या लिक्विड लिया गया है, जो सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं उनके सभी बैलेंसीज कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं होती। जो बल्क में है कोई पार्टिकल, तो वो बल्क में है, तो बल्क पार्ट का पार्टिकल चारों तरफ से इक्वल जो है फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस में आ गया, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में और उसके नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहे हैं अट्रैक्शन, लेकिन सरफेस के ऊपर जो है पार्टिकल फ्री है, वहां पर ये जो बैलेंसीज हैं ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और इन्हीं के कारण एक अनबैलेंस्ड फोर्स बनता है सरफेस में, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यही लिखा है कि सरफेस पार्टिकल पजेस, ठीक है, अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकॉज सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एटम मॉलिक्यूल ऑन ऑल डायरेक्शन या ऑल साइड्स लाइक बल्क पार्टिकल, कि जैसे बल्क में कोई पार्टिकल्स है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ तो अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ऊपर से कैसे बैलेंस्ड हो। तो ऐसे में सरफेस एक प्रकार का अट्रैक्टिव बन जाती है, एक प्रकार की सरफेस एनर्जी आ जाती है और इसी को कंप्लीट करने के लिए, इस अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस्ड करने के लिए ही कोई दूसरा मटेरियल मींस जो एडजॉर्बेट है वो आके इस तरह से एडजॉर्ब हो जाता है। तो पहला समझ गए ना कि इसका रीजन क्या है, कि जो सरफेस है वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, तो यही लिखा है अनबैलेंस्ड फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन। लेकिन बल्क पार्ट में सभी तरफ से बैलेंसिंग कंप्लीट है, इसलिए इनको किसी प्रकार के अट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्ट करके और मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। समझ गए ना? इस तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स आ जाने से सरफेस एनर्जी आती है और इस एनर्जी को कम करने के लिए मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट को अपने आप सरफेस में ऐड कर लेता है और इसमें कुछ हीट रिलीज होती है। मींस हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज निगेटिव है और जो पार्टिकल्स हैं, जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, उनकी फ्रीडम भी क्या हो जाती है, आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि सरफेस में आके वो जुड़ गए। तो पहले वो दौड़ रहे थे, अब दौड़ रहे थे तो ज़्यादा फ्री थे, लेकिन जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो जब हम जानते हैं कि फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड हो गई मीन्स जो डिसऑर्डर है वो कम हो गया, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ गए ना? तो एडजॉर्प्शन में आप देख रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट रिलीज होती है। और दूसरा है एडजॉर्बेट पार्टिकल आके सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं जिससे उनकी फ्रीडम कम हो जाती है, मीन्स उनकी एंट्रोपी निगेटिव हो जाती है। और एडजॉर्प्शन एक क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप चलने वाली प्रोसेस है। तो डेल्टा जी भी क्या होगा, निगेटिव। तो यही लिखा है कि ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी which appears as a heat, जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव। एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड, है ना, कि सरफेस में आके जुड़े तो उनका मूवमेंट रुक गया, मतलब डिसऑर्डर रुक गया। तो डेल्टा एस ऑल्सो निगेटिव एंड प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, देन डेल्टा जी ऑल्सो निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव। तो अगर हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाएं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये डिफरेंस जो है निगेटिव बन रहा है। क्यों बन रहा है बच्चों? क्योंकि डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू
डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखती है एट लो टेम्परेचर, और यही रीज़न है कि लो टेम्परेचर में जो डेल्टा जी है वो निगेटिव बना रहता है और ऐसे में एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियसली चलता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है। यही है इसकी मैकेनिज्म, या हम कहें कि जो एडजॉर्प्शन का थर्मोडायनामिक्स। ओके, फिर आ जाता है एक लास्ट टॉपिक इसमें, और वो है एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। तो देखो बच्चों, एडजॉर्प्शन एंथैल्पी आप देख रहे हैं कि जो एडजॉर्प्शन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जैसे ही मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से टोटल हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ adsorbed on adsorbent at constant temperature and pressure, कि जब सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और उसकी जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, और जब किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस में 1 मोल एडजॉर्बेट आके जुड़ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इसमें जितनी हीट निकलती है इसी हीट को हम बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। मींस ये जो एंथैल्पी है इसी को बोला जाएगा एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। 1 मोल की होती है ये, कि 1 मोल एडजॉर्बेट आके जुड़ रहा है। इस तरह से अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखेंगे तो ये होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल की, और केमिकल एडजॉर्प्शन में देखें तो ये होती है 80 से 240 किलो जूल की। इसका डिफरेंस क्यों इतना ज़्यादा दिख रहा है, तो आप देखेंगे जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन देखेंगे तो ये केवल वीक वंडरवाल फोर्सेस के कारण होता है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कम होते हैं, कम एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन केमिकल प्रोसेस से चलता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है और इसलिए ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो कुल मिला के ये एक टर्मोलॉजी थी जो कि हमने एडजॉर्प्शन में देखी या उसको डिफाइन किया। ओके, तो एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और इस तरह से इसकी मैकेनिज्म, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एंड करते हैं।